नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। गुजरात से पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा पाकिस्तान शहजादे को पीएम बनाने के लिए उत्सुक। यहां कांग्रेस मर रही, वहां पाकिस्तान रो रहा। राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना तय, राहुल के नाम से ऑनलाइन नामांकन फॉर्म खरीदा गया। कल दोपहर राहुल गांधी करेंगे नामांकन। दिल्ली में फिर बड़ा एक्शन, एलजी ने चलाया डंडा, महिला आयोग से 223 कर्मचारियों की छुट्टी, स्वाति मालीवाल पर लगा नियमों के उल्लंघन का आरोप। ईडी और सीबीआई से जुड़े मामलों में जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया। कल होगी सुनवाई, तो वहीं के कविता की जमानत अर्जी पर फैसला टला, 6 मई को आएगा फैसला। टीएमसी से बेहतर बीजेपी को वोट देना, अधीर रंजन के इस बयान से बंगाल में सियासी भूचाल। टीएमसी ने काटा बवाल, ममता बनर्जी ने अधीर रंजन को बताया बीजेपी का एजेंट। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के कांग्रेस पर कड़े प्रहार की। पीएम मोदी इन दिनों ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में जुटे हैं और हर मंच से कांग्रेस पर बड़ा प्रहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के आनंद में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पर जोरदार वार किया। पीएम ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला हो रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को पाकिस्तान का मुरीद भी बता दिया। पीएम ने कहा कि आज जब कांग्रेस कमजोर हो रही है, यहां कांग्रेस मर रही है, तो वहां पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। दरअसल पाकिस्तान में इमरान सरकार के पूर्व मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन ने राहुल गांधी का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया था और राहुल गांधी की तारीफ की थी। अब इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। आज तो फिर से जमकर बरसे हैं पीएम मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की नजर कितनी पारखी है। फवाद चौधरी ने जो कुछ भी किया, राहुल गांधी की तारीफ की और उसने ये भी अपील किया कि इसको वायरल करना चाहिए। मतलब राहुल गांधी का प्रचार प्रसार पाकिस्तान के लोग करेंगे। भाई, पाकिस्तान में ही लड़ लीजिए चुनाव। कम से कम फवाद चौधरी ने यह ट्वीट किया, कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ताओं को सामने आना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रोज करते हैं आप, आपको कहना चाहिए आप अपना ध्यान रखो। कटोरा लेकर के जो भीख मांग रहे हो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान को अपने घर के बारे में चिंता करनी चाहिए। राहुल गांधी जीतेंगे या हारेंगे वो हिंदुस्तान की जनता तय करेगी, तुम बीच में क्यों ना गुजर रहे हो। लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। क्यों? इनको लगता है कि भाई चलो भाई, मुसलमानों के बीच जो है ये वोट। प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से लकीर खींची। पाकिस्तान से मामला शुरू हुआ और पहुंचा कहां? वोट जिहाद के ऊपर। ट्वीट भी किया प्रधानमंत्री ने कि अब ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं, वोट जिहाद करने के लिए कह रहे हैं कि सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करो। और कांग्रेस के लोग बड़े खुश हो रहे हैं, विपक्ष बड़ा खुश हो रहा है। तो वो आप एंटी नेशनल एंड ब्रेजन कम्युनल होकर के वोट मांगने की कोशिश कर रहे हो, ये बता रहा है कि स्थिति कितनी नाजुक है हिंदुस्तान में विपक्ष के लिए। जी, अब बात कांग्रेस पार्टी के कंफ्यूजन की, जिस पर मुहर लगने की खबर है। अमेठी लोकसभा सीट पर लंबे समय से कांग्रेस प्रत्याशी के उतरने का इंतजार था। अब खबर ये सामने आई है कि राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी के नाम से अमेठी से ऑनलाइन नामांकन फॉर्म खरीदा गया है। यह फैसला कर्नाटक के शिवमोगा में हुई कांग्रेस की बैठक में लिया गया। इस बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल रहे। राहुल गांधी 3 मई को यानी कि कल दोपहर तक नामांकन भर देंगे। मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी सादगी के साथ नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान राहुल के साथ गांधी परिवार के सदस्य और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। सस्पेंस खत्म हो गया। कोई अभी भी सस्पेंस बना हुआ है? वो तो आपने ऑनलाइन फॉर्म खरीदा, लोग उसको बना रहे। जब तक अभी तक जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आपने अमेठी से फॉर्म खरीद लिया, भाई रायबरेली से कौन लड़ेगा?
कल आप सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश की आपने, खबर फैलाई गई कि सोनिया गांधी ने दोनों को कहा है कि तुम दोनों को लड़ना चाहिए। सवेरे जयराम रमेश आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई दोनों को लड़ना चाहिए, हम लोगों की इच्छा है। भाई कांग्रेस में इच्छा सिर्फ गांधी परिवार की होती है, और जिस हिसाब से ये ऊपर नीचे हो रहा है वो अपने आप में कई सारी चीजों को, सवालों को जन्म दे रहा है। भाई आखिरी मोमेंट है, कल तो बताना ही पड़ेगा। उधर स्मृति ईरानी ने फॉर्म भर दिया, आप फॉर्म, कांग्रेस पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा इस पर भी तो पता ही नहीं। रायबरेली में कोई कौन होगा वो पता नहीं, खबर चलाई जा रही, और सारे लोग कह रहे हैं कि भाई प्रियंका वाड्रा भी लड़े और ये भी लड़े। तो एक अमेठी से लड़ेगा, एक रायबरेली से लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा, स्विच किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये आखिरी मोमेंट। अगर लड़ना ही है भाई डर किस बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर कीजिए छाती ठोक के भाई राहुल गांधी यहां से लड़ेंगे, फिर खबर आती भाई तीनों वहां पे जाएंगे, तो आखिरी मोमेंट में क्या होगा पता नहीं। लेकिन अगर प्रियंका वाड्रा नहीं लड़ती है तो इसका मतलब है कि परिवार के अंदर कुछ खटपट चल रहा है, कुछ जो है, क्योंकि रायबरेली में तो जीजा जी ने भी पोस्टर वोस्टर लगवा दिए थे, और अचानक से गांधी परिवार का कोई व्यक्ति नहीं लड़ेगा तब तो कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। अब कुछ लोग कांग्रेसी पत्रकार कुछ ये भी कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी कि राहुल गांधी जीतेंगे अमेठी से, जीतने के बाद वो अमेठी को छोड़ देंगे, वो वायनाड चले जाएंगे, तो जो सीट खाली होगी उस पर फिर प्रियंका वाड्रा लड़ेगी, तो दोनों परिवारों को जो है वो, लेकिन अमेठी जो है नहीं छोड़ेंगे। भाई रायबरेली का क्या होगा? तो कई सारे सवाल, ये कोई मुझे लग रहा है कि कोई मीडिया इवेंट बनाने के लिए, कि मीडिया में कम से कम आज दिन भर तो यही चलता रहा, कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा, वो मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की स्ट्रेटजी लगाई जा रही है। दिक्कत यह है कि आपने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया, देश बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है। अगर आपने सिर्फ कैंपेन के दौरान हाथ हिला करके लोगों से आप अपेक्षा करते हो कि सारे लोग आपको वोट कर दे, तो ये अब वो जमाना नहीं रहा है। जी, अगली खबर में बात दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों पर दिल्ली के उपराज्यपाल के बड़े एक्शन की। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी है। एलजी के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग ने अपने 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। दरअसल ये सभी कर्मचारी वे कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने की थी। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के विरुद्ध जाकर बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति की थी। वहीं कर्मचारियों को हटाने को लेकर स्वाति मालीवाल भड़क उठी है। स्वाति मालीवाल ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। एलजी के एक्शन से भड़की हुई है स्वाति मालीवाल। देखिए, स्वाति मालीवाल को बताना पड़ेगा कि भाई आपने ये अत्याचार क्यों किया। ये 223 लोग जो 4-5 साल काम करते रहे, उनका भविष्य क्या हुआ? उनकी नौकरी चली गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जब से आपने ये आइडिया फ्लोट किया, लगातार जो लोग अधिकारी हैं वो आपको मना करते रहे कि नियमों की अवहेलना हो रही है, नियमों की अवहेलना हो रही है। सीएजी रिपोर्ट आ गई, मालूम चल रहा है कि सिर्फ जो है अपॉइंटमेंट ही फर्जी नहीं है, स्वाति मालीवाल ने प्रोजेक्ट्स में घपला किया, अनऑथराइज तरीके से एलोकेशन किया, गाड़ी भी खरीद ली अनऑथराइज तरीके से। तो सारे काम आपने किए, उस सबका ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 223 लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गैर कानूनी तरीके से आप अपॉइंटमेंट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये तो सिर्फ वुमेन कमीशन के अंदर 230 लोग गए हैं, हजारों की लिस्ट तैयार हो रही है। ये सब आम आदमी पार्टी पे विश्वास करके इनके साथ लगे रहे, जुटे रहे, और हाथ में इनके क्या मिल रहा है? टर्मिनेशन। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट जो है वो फर्जी है, अनऑथराइज्ड है। कागज पे सही ढंग से नियम कानून को फॉलो करते हुए क्या होता, यही लोग जीवन भर आपका नाम लेते। अब मुंह से सिर्फ बददुआएं निकलेगी।
जी, तो एक बार फिर से दिल्ली एलजी के बड़े एक्शन से दिल्ली सरकार में भगदड़ मची है। तो वहीं शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़ी ईडी और सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। दिल्ली हाईकोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर कल सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। तो कल देखना दिलचस्प होगा कि सिसोदिया की याचिका पर हाईकोर्ट क्या कहता है। वहीं के कविता के मामले में फैसला टल गया। अब राउज रेवेन्यू कोर्ट में जज कावेरी बावेचा की अदालत के कविता की ईडी और सीबीआई मामले में एक साथ 6 मई को फैसला सुनाएगी। 6 मई को के कविता पे और कल मनीष सिसोदिया का। देखिए, मनीष सिसोदिया बहुत ही लीगल टर्म्स में आप ये कहें कि वो फंस गए चारों तरफ से। बेल ना देने का आधार सही है, ये सुप्रीम कोर्ट तक गया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। आपने रिव्यू पिटिशन भी डाला सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, आपने क्यूरेटिव पिटिशन भी डाला, कुछ नहीं काम आया। आपने ये बेल पिटिशन इसलिए डाला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लैकलस्टर तरीके से, स्नेल्स स्पीड, अगर बहुत ही धीरे धीरे अगर ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तब आप 6 महीने के बाद यू कैन अप्लाई। मतलब ईडी अगर देरी करेगी तो आपको रिलीफ दिया जा सकता है, बेल दिया जा सकता है 6 महीने बाद आना। अब राउज रेवेन्यू कोर्ट में जब ये गए तो कल जो फैसला आया उसमें बड़ा विचित्र तरह का फैसला आया। सिंघवी साहब ने कहा कि भाई ये तो हमारा सुप्रीम कोर्ट के कहने पे अब तो 6 महीना बीत गया, कब तक मुझे बंद करके रखोगे? ये ईडी वाले तो अनंत काल तक इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या लिख दिया कि जो देरी हो रही है इसके लिए ईडी जिम्मेदार नहीं है, आप ही जिम्मेदार हो। ईडी ने तमाम 135 केसेस, 36 अक्यूज्ड के तरफ से 35 पिटीशन का पूरा लिस्ट दे दिया। कहा कि इस वजह से लेट हो रहा है। आप जो पिटीशन पे पिटीशन डालते हो और उसे कहा फ्रिवलस, फर्जी का, आप जो है जो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट चीज होता है उसको लेकर के आप आते हो और उस वजह से इन्वेस्टिगेशन लेट हो रहा है। बेल मांगने का दूसरा जो कारण मनीष सिसोदिया बताते पत्नी की बीमारी, उसको भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब हाईकोर्ट में कौन सा नया, क्योंकि यही हाईकोर्ट पहले भी रिजेक्ट कर चुका है। यही हाईकोर्ट मनीष सिसोदिया को मास्टरमाइंड बताया है, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द एक्साइज स्कैम। तो चीफ आर्किटेक्ट जब एक कोर्ट ने बता दिया, आप फिर उनके पास जा रहे हो कि भाई देर हो रही है, तो देरी की वजह तो आपने बताया, वहां तो वो चला नहीं। अब देखिए हाईकोर्ट में किस तरह से चलता है। जी, और अब बात अधीर रंजन चौधरी के बयान की, जिसको लेकर बंगाल में जमकर सियासत हाई हो गया है। अधीर रंजन चौधरी एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि टीएमसी को वोट देने से अच्छा है बीजेपी को वोट देना। हालांकि कांग्रेस ने इस दावे को खारिज कर दिया है और कहा है कि इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद से जमकर बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने भी अब तंज कस दिया है। ममता बनर्जी ने अधीर रंजन को बीजेपी का एजेंट बताया है। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन इंडिया गठबंधन के गद्दार हैं। अब तो बवाल मच गया है। देखिए, गद्दार भी बता दिया, दलाल भी बता दिया, पता नहीं अब ये क्या क्या बताया जाएगा। कोई वीडियो जो है वो लोग वहां पे थे, वहां पे सामने बोला गया, उनका बयान ये था कि भाई हमको वोट नहीं दे रहे हो, टीएमसी को नहीं दो, देना है तो बीजेपी को दे दो टीएमसी के बजाय। तो यही तो प्रचार होता है। और होता क्या है? यही तो प्रचार होता है। यही काम आपने बिहार में देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने कह दिया कि पप्पू यादव को मत देना, इससे बढ़िया बीजेपी को दे देना। अब जानकारी आ रही कि बीजेपी वहां अच्छे पोजीशन में आ गई है और ये 3rd पोजीशन पे चले गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी को साथ यही दिक्कत है। वहां भी उनको लग रहा है कि अब हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। टीएमसी जब तक है तब तक कांग्रेस रिवाइव नहीं होगी और कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए टीएमसी को खत्म होना पड़ेगा। आप लगे पड़े हुए हो। लेकिन ममता बनर्जी ने ये इतनी सारी बातें कह दी तो अपने कुणाल घोष को भी समझा लेते। वो क्यों कर रहे हैं बीजेपी की बड़ाई? कुणाल घोष तो प्रवक्ता है टीएमसी के, काफी करीबी माने जाते हैं ममता बनर्जी के। ये तमाम चीजें जो हो रही है क्या बता रहा है? बंगाल से कोई बड़ी खबर आने वाली है। चुनाव के बाद 4 जून को बंगाल की जनता पूरे देश को एक शॉकिंग रिजल्ट देगी। ममता बनर्जी की चिंता इसलिए बढ़ी हुई है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।